हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की जो हमारी मुलाकात है उसमें फाइनली हमने शुरू कर ही दिया है हमारा वन शॉट का सफ़र। और इस वन शॉट के दौर में हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके सामने मैंने स्क्रीन पर मेंशन किए हुए हैं। यानी कि आज हम फिज़िक्स में यूज़ होने वाली जो हमारी बेसिक मैथ्स है, जो जनरली काफ़ी ज़्यादा समस्या देती है बच्चों को, जिसकी वजह से कई बार फिज़िक्स पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो फिजिक्स है भाई, फील होनी चाहिए, इसीलिए उस फीलिंग को और ज़्यादा करीब से महसूस करने के लिए हमें हमारे लॉजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ कुछ बेसिक मैथमेटिकल चीज़ों को भी कवर करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हम बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स में हमारे जो टारगेट टॉपिक्स हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। यानी कि आज के इस वन शॉट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं और कब करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं और कब किया जाता है, इन सभी एस्पेक्ट्स को अब हम कवर करने वाले हैं हमारे इस सेशन में। ठीक है, सेशन थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वन शॉट है भाई, मैं भी इसे वन शॉट में ही बना रहा हूं और आपको भी इसे वन शॉट में ही कवर करना है। यानी कि आप बैठेंगे एक साथ बाकी चीज़ों से फुर्सत लेकर, पेन पेपर हाथ में लेकर, और उसके बाद सारी चीज़ों को फील करेंगे, करीब से समझेंगे, और स्क्रीन पर जितने भी सवाल होंगे उनको आपको अपने हाथों से करना है, अटेम्प्ट करना है। फिर वीडियो को रिज्यूम करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, उसे अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर वीडियो को रिज्यूम करना है सो दैट आप उसका डिस्कशन मेरे थ्रू भी देख पाएँ। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम्स तो सारी की सारी हाथ के नीचे से गुजरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू टेक एलिमेंट्स। मैंने अक्सर महसूस किया है कि बच्चों को फिजिक्स में तब तक कोई चिंता नहीं होती जब तक वो पॉइंट चीज़ों से, डिस्क्रीट चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, मासेस, चार्जेस वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन जब भी बात आती है रॉड के केस में, रिंग के केस में, डिस्क के केस में, सॉलिड या कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से डील करने की बात आती है, तो आप अज्यूम करते हो कि आपका पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो छोटे 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 टुकड़ों से बना हुआ है। यानी कि एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करके, इंटीग्रेट करके, फिर आपकी पूरी बॉडी का एनालिसिस किया जाता है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है और कब किया जाता है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वे हाउ टू टेक द एलिमेंट्स। रॉड के ऊपर, रिंग के ऊपर, डिस्क के ऊपर, कोन के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, स्फेयर के ऊपर, इन सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डील करने वाले हैं। तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एलिमेंट कैसे लिया जाता है और अभी के लिए किनके बारे में जानना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, कि हम इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब हम क्वाड्रेंट रूल, जो अक्सर शायद हो सकता है आपने पढ़ा हुआ हो, फिर भी हम हमारे अंदाज में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट अगर पढ़ा हुआ है तो रिवाइज हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, और यदि नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, तो बिल्कुल ही स्क्रैच से चलते हुए कैसे चीज़ों को कवर करना है, ये भी हम आज की मुलाकात में देखने वाले हैं। एंड सर्टेनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट लॉगैरिथम्स। लॉग फंक्शन, लॉग लेना, एंटी लॉग लेना, लॉग कब लिया जाता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में लॉग का प्रयोग कैसे होता है, और लॉग फंक्शन से रिलेटेड उसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो हैं। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस नहीं होगा, लेकिन हाँ, फिजिक्स पढ़ने के लिए जितनी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं मैथ्स की, उन पे हम आज ही की मुलाकात में बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड करने वाले हैं। क्लियर है? एंड दिस वीडियो विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम 10th टू 11th। वो बच्चे जो 10th से 11th में जा रहे हैं उनके लिए ये ब्रिजिंग की तरह सर्व करेगा। जो बच्चे 11th से अभी 12th में जा रहे हैं उनके लिए भी एक ये ब्रिजिंग की तरह और रिवीजन की तरह सर्व करेगा, क्योंकि हो सकता है 11th में आपने पढ़ाई की हो इन सब चीज़ों की, आई एम श्योर डेफिनेटली की होगी, नहीं की है तो मैं सिखाऊंगा, और अगर कर चुके हो तो रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप 12th का बोर्ड एग्जाम अपीयर करने वाले हैं तो आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, रिवीजन कह लो या ये कह लो कि अब तक जो स्ट्रगल चल रहा था फिजिक्स पे, वो मेजरली उस स्ट्रगल को लाइकिंग में, लव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का जो फेज़ है वो शुरू हो चुका है। वन शॉट वीडियोस का दौर अब चलता चलेगा, और इनका जो एक प्रॉपर शेड्यूल है वो मैं आपको हमारी अगली मुलाकात यानी कल की मुलाकात में देने वाला हूँ। ठीक है, और जो बच्चे नीट और जेई के लिए अपीयर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें उनके काम की इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मगर इसका जो अगला फेज़ आएगा जिसमें मैं आपको जेई के लिए, नीट के लिए जो स्पेशल वन शॉट्स बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन बेसिक मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स को कवर करके भी एग्जाम में सवाल बनते हैं और अच्छे वेटेज के बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन और आज का सेशन। पेन पेपर हाथ में लेकर बैठने का,
पानी की बॉटल साथ में रख लो और बीच में कोशिश करेंगे कि कोई बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ना ले, छोटी छोटी चीज़ों को कवर करेंगे। बीच में आपको खुद बता दूंगा कि आपको ब्रेक ले लेना चाहिए और उसके बाद हमें साथ में शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, अब आप तो बहुत करीब से जानते ही हैं कि यहाँ इस सेशन में आपको जेई फिजिक्स, नीट फिजिक्स, केवीपीवाई, ओलंपियाड से रिलेटेड छोटी मोटी वो सारी बातें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। काफ़ी कोर लेवल पे हम जाएंगे, पर पहले हम बेसिक लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। फिर मैं आपको डेफिनेटली सब्जेक्ट के डेप्थ की फीलिंग दूंगा कि हाँ भाई सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कितना प्यारा सब्जेक्ट है और हमारे इंटेलेक्ट की ग्रूमिंग में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कैसे हम इस सब्जेक्ट के ज़रिए बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे इंटेलेक्ट में चीज़ों को सीख सकते हैं। और फिजिक्स है भाई तो डेली लाइफ से रिलेटेड तो है ही और हमें फील भी आनी चाहिए। दिस इज़ आवर टेलीग्राम लिंक, जेई प्लैनेट का टेलीग्राम लिंक है और इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ फर्दर डाउट्स के लिए, अपने क्लास नोट्स के लिए, लेक्चर नोट्स के लिए और बहुत कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल सपोर्ट के लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उठा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि बच्चा चाहे 10 to 11th आ रहा हो साइंस स्ट्रीम, या 11th स्टडिंग स्टूडेंट हो या 12th हो, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आपके जूनियर्स के लिए, आपके क्लासमेट्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसीलिए इसे शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना यार एक बहुत बड़ा बेनिफिट देता है आप लोगों को। वो बेनिफिट ये होता है कि जैसे जैसे मैं आपके लिए वन शॉट वीडियो बना के अपलोड करता जा रहा हूँ, बेल आइकन को प्रेस करने से आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना। और भाई डेली का काम डेली करना है अपने को, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, डेली का काम डेली करना है। आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आप उसको प्रॉपरली कवर करते रहना। ठीक है, और मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा कौन सी चीज़ों को बिंज वॉच सेशंस में कंप्लीट करना है, कौन सी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस सेशन लगाने हैं, किस में आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर करना है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको रेगुलर गाइड करता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की मुलाकात में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैलकुलस। कैलकुलस कैसे और कब इस्तेमाल होता है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैलकुलस की, तो कैलकुलस बेसिकली मैथ्स की वो वाली ब्रांच है जिसका सहारा हम फिजिक्स में चेंजेस को डील करने के लिए लेंगे। चेंजेस, परिवर्तन से जब डील करना होगा तब तब हम कैलकुलस को याद करेंगे। इन जनरल मोटी भाषा में हम ये कह सकते हैं। तो भाई कैलकुलस जो है, चेंज के बारे में अगर आप बात करें, कुछ कुछ चीज़ें पहले वो समझते हैं। तो आप बात करोगे यार, एक होगा हमारा बिग चेंज, एक होगा हमारा बिग चेंज। बिग चेंज, बड़े चेंज को डिनोट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं डेल्टा का, और स्मॉल चेंज को डिनोट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं डी का। छोटा चेंज डी से डिनोट होता है और बड़ा चेंज डेल्टा से डिनोट होता है इन जनरल। ठीक है, कुछ और बातें अगर की जाए तो आप कह सकते हैं कि चेंज का मतलब, गेन का मतलब और लॉस का मतलब क्या होता है। ये भी कुछ बातें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। चेंज यानी कि परिवर्तन जो है वो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू से निकलेगा। डिनोट तो बड़ा चेंज है तो डेल्टा से होगा, छोटा चेंज है तो डी से होगा। ये निकलेगा कैसे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। गेन या प्रॉफिट जो होता है ये भी कैसे निकलता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और लॉस कैसे निकलता है? भाई लॉस होता कब है? लॉस तब होता है जब हमारे पास शुरुआत में चीजें ज्यादा रही हों और अंत में कम हो गई हों। तो हम कहेंगे लॉस को निकालने का तरीका होता है इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। तो कुछ कुछ स्कैटर्ड रूप में मैं आपको जरूर बता रहा हूं, मगर जब मैं आपको चैप्टर्स आगे पढ़ाऊंगा, वन शॉट वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, डिटेल में चैप्टर करेंगे, नीट और जेई के और आईआईटी एडवांस के प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे, बोर्ड लेवल का करिकुलम कंप्लीट करेंगे, तो इन सभी में मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि देखो मैंने क्या सिखाया था। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, गेन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। एंड बिग चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं और छोटे चेंज को डी से डिनोट करते हैं। बिग चेंज का इस्तेमाल किया जाता है, बिग चेंज का इस्तेमाल किया जाता है, आप कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यूज के लिए, एवरेज वैल्यूज के लिए, और स्मॉल चेंज का इस्तेमाल किया जाता है फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। बड़े चेंज से आप क्या निकालते हैं? एवरेज वैल्यू। फॉर एवरेज वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज निकालने के लिए आप बड़े चेंज का इस्तेमाल करते हैं।
एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन सभी के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? उस पल की वैल्यू अगर आपको एनालाइज करनी हो तो चेंज या परिवर्तन काफी छोटा होना चाहिए, क्योंकि वो एक मोमेंट का है, एक पल का है, एक लम्हे का है। ऑलराइट, तो हम क्या बोलेंगे कि यार छोटा चेंज अगर डिनोट करना है तो डी से डिनोट करते हैं, एंड वी विल बी सेइंग दिस इज फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ऑलराइट, ये किसके लिए है भाई? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए आप छोटे चेंज, स्मॉल चेंज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कैलकुलस, कैलकुलस के बारे में मैंने आपको बताया, एक बार फिर से देखते हैं। यदि हम बात करें यहां पर कैलकुलस की, तो दो प्रकार के कैलकुलस आप पढ़ने वाले हो, है ना? दो पार्ट्स होते हैं इसके, जो मैंने आपको पहले भी समझाए, और कब क्या यूज होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। जब आप इसे बतौर मैथ्स पढ़ते हो ना, है तो मैथ्स की ही ब्रांच, तो बतौर मैथ्स पढ़ते हो तो पढ़ने का, समझने का तौर तरीका बिल्कुल ही अलग होता है, और बतौर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ने और समझने का तौर तरीका बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है, तो हमें तो वैसे ही समझना है, फील करते हुए समझना है कि भाई ठीक है सर, मैथमेटिकल टूल है, हमारी फिजिक्स को आसान बनाएगा, मगर उसका बेस नहीं है। आसान बनाएगा, मगर जब भी हम गहराई में समझ लेंगे क्वेश्चंस को, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे इसे मैथमेटिकली किया जा सकता है, लेकिन कैसे इसे लॉजिकली भी किया जा सकता है। तो हमें हमारी लॉजिकल अप्रोच और हमें हमारे मैथमेटिकल स्किल्स, दोनों में से किसी से भी कॉम्प्रोमाइज करने की इजाजत नहीं है, दोनों को ही हमें स्ट्रांग रखना है। ठीक है, सो अगर हम कैलकुलस के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला पार्ट जो है इसका, जो हमको देखना है, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, और या इसी को आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में बात करनी है बॉस, डिफरेंशिएशन के बारे में, या इसी को आप बोलेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, डेरिवेटिव्स। तो डिफरेंशियल कैलकुलस बोलो, या आमतौर पे आप मुझे बोलते हुए सुनोगे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सर, या डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, या इसी को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशन। ध्यान रखने वाली बात बस एक है अभी, वो ये कि यदि आप डेल्टा से डी तक जाने की कोशिश कर रहे हो, यदि आप डेल्टा से डी तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, डेल्टा क्या बताता है यार? डेल्टा बताता है अपने को बिग चेंज, बड़ा चेंज, बिग चेंज। ऑलराइट, डी क्या बताता है अपने को? स्मॉल चेंज, छोटा चेंज। ठीक, तो यदि आप बड़े चेंज से छोटे चेंज की तरफ जा रहे हो तो आप इस्तेमाल करोगे, बड़े चेंज को तोड़ना है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, एवरेज वैल्यू को इंस्टेंटेनियस की तरफ ले जाना है, एवरेज वैल्यू को इंस्टेंटेनियस की तरफ ले जाना है। तो एवरेज वैल्यू को इंस्टेंटेनियस की तरफ ले जाने के लिए आप डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। फील समझ में आई? कब करेंगे डिफरेंशिएशन को याद? और जब छोटे छोटे चेंजेस को जोड़ करके आपको एक बड़ा चेंज बनाना है, तो जोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? इंटीग्रेशन। प्लस साइन के साथ जोड़ते हैं उसको, उस तरीके के एडिशन को समेशन, है ना? समेशन कहलाता है, एडिशन कहलाता है। छोटे पार्ट्स को जोड़कर अगर आप टोटल चेंज कंसिडर कर रहे हैं, छोटे छोटे चेंजेस का इस्तेमाल करके, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये प्रोसेस क्या कहलाएगा भाई? ये प्रोसेस कहलाएगा इंटीग्रेशन। जैसे हम बोल सकते हैं ना, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। व्हाट इज इट? कल्चरल इंटीग्रेशन। व्हाट डज इट मीन? कि यहाँ पे भांति भांति के कल्चर हैं, अलग अलग प्रकार के कल्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कल्चर पाए जाते हैं और वो एकजुट होकर पाए जाते हैं। यानी इंटीग्रेशन शब्द का मतलब, लिटरल मीनिंग ही इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या है? जोड़ना है। सही है, तो अपने को एसेंस समझ में आ गया कि यार कैलकुलस का इस्तेमाल कब करेंगे? डरना नहीं है बिल्कुल। कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, ये सबसे आसान बात है। ठीक है, आपको अभी तक समझ में आई हो, नहीं आई हो, आप रिवीजन पर्पज से देख रहे हो, व्हाटएवर इट इज, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड भी, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी मैं आपको याद रखने को बोलूंगा, याद रखते जाएंगे, मजा आएगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंटली क्या समझना है कि भाई कैलकुलस का इस्तेमाल कब करना है? बात नंबर एक, जब वो
जब आप परिवर्तन से डील कर रहे हो, चेंजेस से डील कर रहे हो। या बात नंबर 2, आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा एलिमेंट लेना, एलिमेंट लेना, ठीक है, रॉड पे एलिमेंट लेना, रिंग पे एलिमेंट लेना, डिस्क पे एलिमेंट लेना, कि भाई छोटी छोटी चीज़ों की वजह से सर हमें कुछ कंक्लूड करना आता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बतानी आती है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों, छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग ना करके अगर पूरी बड़ी बॉडी का प्रयोग करके उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बतानी है, तो आप छोटे 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 टुकड़ों की वजह से बताइए और उनको जोड़िए। और वही जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रोसेस कहलाता है भाई इंटीग्रेशन। क्लियर है मामला, है ना? सो हमको ये समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कब करना है, हमको ये समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन का सहारा कब लेना होता है और इंटीग्रेशन का सहारा कब लेना होता है। हमें ये समझ में आया, हमने सीखा कि डेल्टा और डी से क्या क्या डिनोट किया जाता है, और डेल्टा यानी बड़ा चेंज हमने सीखा कि एवरेज वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है, और छोटा चेंज यानी कि डी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट फेज ऑफ कैलकुलस, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस को और क्या बोल सकते हैं यार? यहां पे इसका दूसरा नाम क्या रख सकते हैं? डिफरेंशिएशन। हम बोल सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला तुमको कि डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले उसकी नोटेशंस को समझते हैं। नोटेशंस, ठीक है, तो नोटेशन क्या होती है भाई? आप डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स से। मान लो dy बाई डी एक्स, ये आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? कौन किसका फंक्शन है, कौन क्या, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सारे टर्म्स आगे के डिस्कशन में आप सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि कब आपको समझ में आता है, किताबें पढ़ते हुए, क्वेश्चंस देखते हुए, कब आपको समझ में आता है कि आप डिफरेंशिएशन से डील कर रहे हो? जब ये ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले आपको, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन असल में समझाता क्या है? देखो, इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं देखो, dy का मतलब है, dy का मतलब है छोटा चेंज इन y। d बोले तो छोटा चेंज, सो dy का मतलब है छोटा चेंज इन y। dx का मतलब है छोटा चेंज इन x। तो dy का मतलब है छोटा चेंज इन y और dx का मतलब है छोटा चेंज इन x। और फ्रैक्शन, मैथमेटिकली एक फ्रैक्शन क्या बताता है? फ्रैक्शन बताता है कि न्यूमरेटर का क्या हिसाब है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, है ना? जैसे आप लिखते हो 2/5, इसका मतलब 5 में से 2 पार्ट्स के बारे में आप बात कर रहे हो। आप लिखते हो 1/9, यानी 9 में से एक पार्ट को लेकर आपका रेफरेंस है। ऑलराइट, तो मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं कि इस dy बाई डी एक्स का मतलब होता है छोटा चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू छोटा चेंज इन x। न्यूमरेटर में थोड़ा सा परिवर्तन, न्यूमरेटर में छोटा सा चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डिनोमिनेटर। तो आप बोलेंगे, देखिए भाषा सुनते जाइए, अभी लिखना कुछ नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या इसको क्या बोल सकते हो आप? इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, भाई y में परिवर्तन जो आएगा वो x के हिसाब से आएगा, है ना? तभी तो ये लिख सकते हैं y में परिवर्तन जो आएगा वो x के हिसाब से आएगा, तभी आप ये लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव तभी तो है जब y भी x पर निर्भर करता हो। आई रिपीट, यदि कोई y वेरिएबल x पर डिपेंड करेगा, यदि कोई y वेरिएबल x पर डिपेंड करेगा, तभी आप y का परिवर्तन x के हिसाब से देख पाओगे। नहीं फील आई? चलो पहले फील लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। एक छोटा सा नोट सुनो। आप बोलोगे, छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा कि सर 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। अब इस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में x की वैल्यू, सवाल ध्यान से सुनना, x की वैल्यू y पर डिपेंड करती है या y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है? बताओ, x की वैल्यू y पर डिपेंड करती है, y की वैल्यू x पे? आप बोलेंगे सर ये कैसा सवाल है? दोनों की ही वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंड करती है। x की अलग 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 वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज आती है, और y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए x की डिफरेंट वैल्यू आती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज
कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जहां ये x और y दो अलग प्रकार के वेरिएबल थे, एक वेरिएबल की अलग 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 वैल्यूज के लिए डिपेंडिंग अपॉन उसकी अलग 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 वैल्यूज दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और यही हरकत आप किया भी करते थे। आप इसे दो प्रकार से समझते थे। आप कहते थे कि सर एक तरीका तो क्या हो सकता है कि आप इसे लिख दें कि ये आया सर x विल बी इक्वल टू 5 माइनस 3y/2। तब फिर आप डब्बा बनाते थे, बोलते थे y की अलग 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 वैल्यूज डालते जाओ, यहां पे x की वैल्यू निकल कर आती जाएगी। सो ये आप क्या करते थे, x को आपने एज अ फंक्शन ऑफ y लिख लिया कि सर x जो है उसकी वैल्यू किस में निर्भर करने वाली है, y की वैल्यू पे निर्भर करने वाली है। या फिर आप यहां से लिख सकते थे y इक्वल टू 5 माइनस 2x/3। यहां से x आपने लिखा 5 माइनस 3y/2 और वहां से y आपने लिखा 5 माइनस 2x/3, 5 माइनस 2x/3। या फिर आप इसे कह सकते हो y एज अ फंक्शन ऑफ x। क्या बोल सकते हो आप, y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब एक बात समझना, यहां पर y की वैल्यू आप अपनी इच्छा अनुसार डालते हो। सर 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 10 डाल दो, -0.3 डाल दो, कुछ भी डाल दीजिए। यानी y की वैल्यू क्योंकि आप अपनी इच्छा अनुसार डालते हैं, सो वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो आपकी इच्छा पे निर्भर किया और किसी चीज पे निर्भर ही नहीं किया। वाइल्ड है, कोई भी वैल्यू डाल दो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या कहलाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ y, कि आप क्या क्या उठा के डाल रहे हैं उस पर निर्भर करता हुआ x की अलग अलग प्रकार की वैल्यूज आएंगी। सो दैट विल बी नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाएगा बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अजीब सी बात है ना। वैसे तो दोनों ही वेरिएबल हैं, और दोनों ही अगर वेरिएबल हैं तो एक दूसरे की वैल्यू के अनुसार वेरी भी करेंगे, एक दूसरे की वैल्यू पे निर्भर भी करेंगे। मगर मुद्दे की बात यह है कि भाई एक की वैल्यू पे दूसरा डिपेंड कर रहा है, दूसरे की वैल्यू पे पहला डिपेंड कर रहा है। आप नोटेशन किस प्रकार से, आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ऑब्टेन किस प्रकार से कर रहे हैं, ये बात मैटर कर रही है। सो आपने यहां पे x को एज अ फंक्शन ऑफ y ऑब्टेन किया है और आपने यहां पे y को एज अ फंक्शन ऑफ x ऑब्टेन किया है। अब जब आपने y को एज अ फंक्शन ऑफ x ऑब्टेन किया है, ये f का मतलब फंक्शन नहीं था, f से फंक्शन शुरू होता है वो वाला f नहीं है। ये है fy बोलो, gy बोलो, hy बोलो, my बोलो, ये सारे क्या डिनोट करेंगे कि कोई एक एक्सप्रेशन है m which is depending upon the value of y. There is an expression of f which is depending upon the value of y. There is an expression g which is depending upon the value of x. फंडा क्लियर है ना। ये मत सोचना कि सर f से तो फंक्शन शुरू होता है, g बोले तो क्या, ये gx भी क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ gx ही है। ठीक है, y क्या है, फंक्शन ऑफ gx ही है। ठीक, सो यहां पर x क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, क्योंकि सर y की वैल्यू x पे निर्भर कर रही है। सो x जो है वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, या वो x जो है वो y पे निर्भर नहीं किया, आप ऐसा बोल सकते हैं। सो ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड x की वैल्यू पे निर्भर कौन कर रहा है, y की वैल्यू x की वैल्यू पे निर्भर कर रही है। सो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाएगा बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है हमको कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। मुझे लगता है ये पूरी बात हमें समझ में आ गई है। अब जो बात आपको याद रखने को मैं बोलूंगा वो बात क्या है, वो बात है कि सर चाहे आप डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा करें या आप इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करें, चाहे आप डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा करें या आप इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करें, दोनों ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट के अनुसार निकाले जाते हैं। डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के अनुसार बयां किया जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट के अनुसार, इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल को ही इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ में आ गया ना, कौन किस पे निर्भर कर रहा है, उसी हिसाब से बोला डिपेंडेंट है और उसी हिसाब से बोला इंडिपेंडेंट है। सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, differentiation and integration both are
defined, both are defined for dependent variable with respect to the independent variable, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है, गांठ बांध लो इस बात को कि भाई डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं सर अभी, लेकिन आप बाद में चल के इंटीग्रेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चाहे आप डिफरेंशिएशन के बारे में बात करें या आप इंटीग्रेशन के बारे में बात करें, दोनों ही चीजें डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के अनुसार निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां बोल सकते हो, यहां पर आप क्या बोल सकते हो, x एज अ फंक्शन ऑफ y, y एज अ फंक्शन ऑफ x। यहां पर आप बोल सकते हैं डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के अनुसार है। सो आप बोलेंगे x एज अ फंक्शन ऑफ y अगर दिया है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के अनुसार, यानी आप बोलेंगे dx बाई dy, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के अनुसार dx बाई dy इज डिफाइंड, dx बाई dy इज डिफाइंड। और यहां आप क्या बोल पाएंगे, y का x के हिसाब से होगा, यानी यू कैन से dy बाई dx इज डिफाइंड, dy by dx इज डिफाइंड। बात समझ में आई? अगर आपको dy by dx चाहिए तो पहले क्या चाहिए, y एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर आपको dx by dy चाहिए तो पहले क्या चाहिए, x एज अ फंक्शन ऑफ y। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर के हिसाब से होगा। इसका मतलब न्यूमरेटर जो होगा दैट मस्ट बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल, वो निर्भर करना चाहिए, तभी उसका परिवर्तन इंडिपेंडेंट के अनुसार आप देखोगे। व्हाट आई मीन टू से इज, यहां देखो आपने कहा dy by dx, dy by dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। इसका मतलब ऐसा तभी होगा जब y क्या हो, जब y क्या हो, y x पे निर्भर तो करे, y x पर निर्भर तो करे, डिपेंड तो करे, तभी तो y का परिवर्तन x के परिवर्तन के हिसाब से होगा। लाइक y डिपेंड कर रहा है x पे, x को बदलते जाओ y भी बदलता रहेगा, यही तो देखना चाहते हो। तो आप बोलोगे कि ऊपर वाला वेरिएबल जो है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा वो होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑलराइट। और x कैसा होना चाहिए, x होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो द अबव वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे वाला क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए एक कंडीशन सर ये भी तो है, ये डिफाइन करने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि यहां पे y एज अ फंक्शन ऑफ x रहा होगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x रहा होगा, देन ओनली dy by dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल तभी होगा जब y जो है वो x के साथ बदलता रहे, यानी y x की वैल्यू पे निर्भर करता रहे। गांठ बांध लो इस बात को भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ध्यान रखने वाली बात है। ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, नीचे वाला हमेशा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। सो y एज अ फंक्शन ऑफ x अगर दिया है देन ओनली dy by dx, या इसी को आप बोलते हैं f डैश x इज डिफाइंड, देन ओनली f डैश x इज डिफाइंड। कुछ बात समझ में आई? तो पहले इस नोटेशन को देखते हैं कि लाइक कैसे कैसे इसको बोला जाता है, कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के साथ मस्त फील आएगी। जैसे आप यहां बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं इसको। और क्या बोल सकते हैं इसको, और हम इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक और भाषा यूज होती है। और क्या बोल सकते हैं भाई, इसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को क्या बोल देंगे, डेरिवेटिव ऑफ y
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को क्या बोल देंगे भाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बात कुछ कुछ समझ में आई, मुद्दा क्लियर है अपने को। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन फील करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर वन, आपने कहा dx बाई डी टी, dx वेक्टर बाई डी टी। एक्स वेक्टर है भाई पोजीशन वेक्टर, एक्स वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो आप बोलेंगे कि सर dx वेक्टर मतलब छोटा चेंज इन पोजीशन वेक्टर, d बोले तो छोटा चेंज, x वेक्टर बोले तो पोजीशन वेक्टर। तो dx वेक्टर का मतलब क्या है, छोटा चेंज इन पोजीशन वेक्टर, dt का मतलब क्या है, छोटा चेंज इन टाइम। तो सर समय के साथ साथ पोजीशन वेक्टर में बदलाव आ रहा है, और समय के साथ साथ किस हिसाब से पोजीशन वेक्टर में बदलाव आया है, दैट इज गवर्न्ड एंड दैट इज इक्वल टू अ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी की ही तो परिभाषा होती है। एवरेज वेलोसिटी लोगे तो बड़ा चेंज आएगा पोजीशन वेक्टर का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लोगे तो छोटा चेंज इन आएगा, पोजीशन वेक्टर आएगा। फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं इसको, देखिए आप इसको बोल सकते हो dx वेक्टर बाई dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, that is velocity. Rate of change of position vector with respect to time, that is called as velocity vector. क्या कहलाएगा बेटा, velocity vector कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें एवरेज वेलोसिटी वेक्टर के, ये क्या चीज लिख दी मैंने, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे डिनोट होगी भाई, टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर, बड़ा चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाय बड़ा चेंज इन टाइम, बड़ा चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाय बड़ा चेंज इन टाइम। दैट कैन बी रिटन एज, बड़ा चेंज कैसे लिखेंगे, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बेटा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ऐसे निकलती है क्या, एवरेज वैल्यू, ऐसे निकलती है एवरेज वैल्यू। लेकिन हमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके क्या मिलती है, छोटे चेंज से डील कर रहे हो सर तो क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। सो व्हाट यू विल बी सेइंग इज कि सर ये तो रही हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फील आ रहा है भाई, परिवर्तन से डील करना है, चेंज से, बदलाव से डील करना है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होगी। डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब आप छोटे छोटे चेंजेस से डील कर रहे होंगे, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कैसे निकलेगी, आप बोलोगे कि सर जिस समय के लिए आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, यदि वो समय काफी छोटा हो जाए तो बड़ा परिवर्तन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे चेंज में। तो एवरेज वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में, है ना। सो हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट कैन बी रिटन एज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स वेक्टर बाय डेल्टा टी, ऐसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा हुआ देखेंगे आप, इस नोटेशन का मतलब समझिए, इसका इट हैज नथिंग टू डू विद डिफरेंशिएशन अभी, लेकिन इसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है, इस बात को समझो। देखो डेल्टा एक्स वेक्टर बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स वेक्टर बाय डेल्टा टी, मैंने क्या बोला, ये देखने में अभी बिल्कुल डिफरेंशिएशन जैसा नहीं लग रहा, मगर इसका अर्थ जो है अभी ऐसा देख के समझ में नहीं आ रहा कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, मगर ये इसका मतलब जो है, इसका जो कंक्लूजन है वो डिफरेंशिएशन ही आना है। क्यों आना है इस बात को समझते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब है कि ये जो परिवर्तन है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना, जिसमें आप पोजीशन का चेंज देख रहे हो, वो टाइम ड्यूरेशन काफी छोटा है। और यदि ये टाइम ड्यूरेशन काफी छोटा होगा तो उस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में पोजीशन का चेंज भी छोटा सा आएगा, उस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में पोजीशन का चेंज भी छोटा सा ही आएगा। ऑलराइट, तो छोटे से छोटे चेंज, छोटा चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू छोटा चेंज इन टाइम, समय के धीरे धीरे गुजरने के साथ साथ पोजीशन वेक्टर में आया हुआ छोटा बदलाव जो है वही आपको क्या दे देगा, दैट इज इक्वल टू dx बाई dt। बड़े चेंज को सीधा क्या लिख दीजिए सर, जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डाल ही दिया है तो ये होगा dx बाई dt। तो ये देखो dx बाई dt क्या बता रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही असल में क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है असल में, वेलोसिटी होता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं। देखिए
मुझे लगता है आपको बेसिक एसेंस समझ में आ गया। बात करते हैं डी वी वेक्टर बाई डी टी की, डी वी वेक्टर बाय डी टी की। तो ये डी वी वेक्टर बाय डी टी क्या समझाता है, देखो आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट वेक्टर क्वांटिटी है यार, है ना। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ वेलोसिटी का परिवर्तन क्या कहलाता है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर कहलाता है, ए वेक्टर कहलाता है ना, एक्सेलरेशन ए वेक्टर कहलाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख ही लेते हैं। देखो और ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सेलरेशन देगा dv बाई dt, ये क्या दे देगा असल में, ये दे देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या दे देगा ये मुझे असल में, एक्सेलरेशन तो देगा मगर एवरेज वाला नहीं देगा, क्या देगा, छोटे छोटे चेंजेस वाला देगा, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं dp बाई dt, लीनियर मोमेंटम है p, क्या है, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। तो आप बोलोगे कि हमारा dp बाई dt न्यूटन के सेकेंड लॉ के तहत द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is basically nothing but the force. Basically न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में कहा था the time rate of change of linear momentum of an object is directly proportional to the external force applied on it, and this force takes this change in momentum takes place in the direction of applied force. क्या कहना चाहता हूं मैं कि यार बाहरी बल के प्रयोग से सिस्टम के लीनियर मोमेंटम में परिवर्तन आता है। परिवर्तन कितना तेजी से आएगा समय के साथ साथ, ये बाहरी बल जो लगाया गया है एक्सटर्नल फोर्स उस पर डिपेंड करता है, और ये परिवर्तन आता भी उस दिशा में है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया हो। मुझे लगता है ये बात आप छोटी क्लासेस में सुन चुके होंगे, फील भी कर चुके होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं dp बाई dt यानी छोटा चेंज इन मोमेंटम बाय छोटा चेंज इन टाइम, तो आप सीधी बात है यार ये कह पाओगे कि होगा तो ये फोर्स, होगा क्या, फोर्स वेक्टर, मगर छोटा है तो क्या लिख दूंगा, इंस्टेंटेनियस फोर्स। क्या लिख देंगे भाई, इंस्टेंटेनियस फोर्स लिख देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए आप बोलेंगे dw बाई dt, dw बाई dt, w इज वर्क, w इज वर्क। तो आप बोल सकते हैं वर्क बाय टाइम, यानी dw बाई dt थोड़े से समय में, बहुत एक पल के लिए जो कार्य हुआ, एक पल के लिए जो एनर्जी डिसिपेट हुई, वो किसके बराबर होगी भाई, पावर के। वो किसके बराबर होगी, पावर के। और ये इंस्टेंटेनियस पावर होगा, किसके बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर। क्या लिख पाओगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है ना, पावर की ये तो परिभाषा ही होती है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है मामला। तो फील हो गया अपने को, फटाफट से कंक्लूड करते हैं। फील हो गया अपने को कि एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन से पता क्या चलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की परिभाषा ही इसी मुताबिक होती है कि जैसे पोजीशन वेक्टर का समय के साथ साथ चेंज होना वेलोसिटी कहलाता है, वेलोसिटी का समय के साथ साथ चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है, मोमेंटम का समय के साथ साथ चेंज होना फोर्स कहलाता है, कार्य का या एनर्जी का, सिस्टम की एनर्जी का समय के साथ साथ चेंज होना, किस रेट से वो चेंज हो रही है, वही किससे पता पड़ता है अपने को, इंस्टेंटेनियस पावर या पावर से पता चलता है। एग्जाम्पल्स क्लियर, डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। एंड लेट्स गेट बैक। सबसे पहले हमने समझा कि डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का नोटेशन क्या है, कैसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन को। फिर हमने देखा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या हैं एग्जैक्टली, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमेशा ही डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट के अनुसार दिए जाते हैं। फिर हमने बात की कि देखिए इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं डिफरेंशिएशन के, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, अभी तक नोटेशन तक ही चल रहे हैं, ठीक है, नोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नोटेशन फॉर, अभी हम बात कर रहे हैं नोटेशन फॉर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। नोटेशन फॉर, रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप उसको, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, नोटेशन फॉर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के केस में हम बोलेंगे यदि y एज अ फंक्शन ऑफ x है, देन dy बाई डी एक्स ही डिफाइंड होगा। देन भाई ये बात तो अपने को समझ में आ रही है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x है बेटा, तो x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हो गया बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल।
और आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है, आप बोलेंगे ऐसा है जो डिफरेंशिएशन डिफाइन होगा वो डिपेंडेंट का ही इंडिपेंडेंट के अनुसार डिफाइन होगा. सो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. जो भी डिफाइन होगा वो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो भी आप करते हो वो डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के अनुसार होता है. जरा ध्यान से देखना. देन आप बोलोगे वन टाइम डेरिवेटिव या वन टाइम डिफरेंशिएशन, वन टाइम डिफरेंशिएशन, वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, of y with respect to x, of y with respect to x कैसे डिफाइन हो, कैसे डिनोट किया जाएगा वो देखते हैं. आप बोलोगे वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है आप इसे डिनोट करेंगे dy बाई dx, यानी एक बार आपने देखा छोटा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू छोटा चेंज इन x, या इसी को आप ऐसे डिफाइन ऐसे डिनोट कर सकते हैं f डैश x, f डैश x. ये जो डैश लगाया बेसिकली आपने, ये वन का रोमन न्यूरल्स में रिप्रेजेंटेशन है. छोटी क्लास में पढ़ा था ना रोमन, याद है? 1 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 ऐसे, 6 ऐसे, 10 ऐसे, है ना, 12 ऐसे, याद आया? तो ये जो आप लिख रहे हो यहाँ पे, ये वन टाइम डिफरेंशिएशन को, वन को आपने क्या लिखा है, fx लिखने की बजाय अगर fx लिख देते तो वो तो y ही हो जाता. fx का अपने वेरिएबल x के हिसाब से, fx का अपने वेरिएबल x के हिसाब से वन टाइम जो डिफरेंशिएशन है वो एक डंडा लगा के, यानी वन का रोमन रिप्रेजेंटेशन करके काम चलेगा. सिमिलरली अगर आप ये कहते हैं टू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, फिर आप मान लीजिए कहते हैं 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर आप मान लीजिए कहते हैं 5 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है. तो आप इसको कैसे कैसे डिनोट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा. 2 टाइम्स के लिए आप क्या कहेंगे, आप इसे लिखेंगे d2y बाई dx स्क्वायर. ध्यान से सुनिएगा, इसे d स्क्वायर y नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, d2y, d2y, लेकिन नीचे वाले को क्या बोलेंगे, dx स्क्वायर. डिनोट करने का तरीका d2y बाई dx स्क्वायर. या फिर डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं f डबल डैश x. मैंने क्या किया, 2 को रोमन न्यूरल्स में लिख दिया, 2 डंडे, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं बात करूं 3 टाइम्स की, तो आप d3y, इसका d क्यूब नहीं बोलेंगे, लिखा पावर से में ही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है लिखा पावर जैसे में ही है, d3y बोलेंगे, मगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, dx क्यूब, या फिर इसी को आप बोल सकते हो f1 2 3x, f1 2 3x, ठीक है. और अगर आप 5 टाइम्स, मैंने देखो 4 को जंप मार दिया, मैं 3 के बाद डायरेक्टली किस पे आ गया हूँ, 5 पे. फिर सिमिलरली 6 7 8 आपको पता होगा 10 के लिए 10 का रिप्रेजेंट क्या होता है, क्रॉस से, है ना, रोमन्स में. तो आप बोलेंगे यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज d5y, लिखा पावर में ही है मगर बोलते d की पावर 5 नहीं है, बोलते क्या है, d2y, d3y, d5y, और डिनोमिनेटर में dx स्क्वायर, dx क्यूब, dx की पावर 5, ठीक है. और f 5 का रोमन रिप्रेजेंटेशन v, एंड इट इज दिस. फंडा समझ में आ गया, फीलिंग आ गई, करने क्या वाले, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, लिखा बता इसलिए दिया है ताकि घबराना नहीं है, और लिखते टाइम कुछ कुछ नोटेशंस का अपने को ध्यान रखना है. मैं फिर से आपको याद दिला दूं, मैं अभी भी उसी पॉइंट पे टिका हुआ हूं, अड़ा हुआ हूं कि भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले उसके पीछे का बैकग्राउंड समझ रहे हैं कि भाई फिजिक्स में उसकी रिक्वायरमेंट कैसे कैसे कहां कहां पड़ने वाली है. बात समझ में आ गई है? सो इस हिसाब से हम आगे चलने वाले हैं, ठीक. तो मुझे लगता है कि नोटेशन समझ में आ गई होगी अपने को. ये समझ में आ गया है कि इंस्टेंटेनियस चीज़ों को निकालने के लिए और फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे किस हिसाब से डिफाइन होती है और कब कब हमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. डिपेंडेंट का ही इंडिपेंडेंट के अनुसार होता है. अभी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, आगे चल के यही रूल इंटीग्रेशन में भी एप्लीकेबल है. और रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दी अदर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है. और वैसे भी हमने देखा है बड़े चेंज को छोटे चेंज की तरफ ले जाने के लिए आप डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, और छोटे चेंज को बड़े चेंज तक ले जाने के लिए आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं. बात समझ में आ गई है? तो मुझे लगता है कि चलिए अब हम बात कर सकते हैं आगे.
अब हम आगे बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं हमारे डिफरेंशिएशन के कुछ जनरल फॉर्मूले की। ठीक है, फॉर्मूला याद करेंगे और रूल्स याद करेंगे, फॉर्मूला एंड रूल्स। तो जनरल फॉर्मूला यानी कुछ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के हमारे पास डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए, और उसके बाद हम बात किसकी करेंगे, रूल्स की करना शुरू कर देंगे। तो मैं साथ में आपको इनफैक्ट बता भी देता हूं कि यहां हम बात कर लेंगे रूल्स फॉर, चलो आगे बात करेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन की। ठीक है, जनरल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो बेसिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, अभी मैं आपको फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करने को बोलूंगा, एंड जनरल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन जो होंगे, जनरल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन जो होंगे उसको आप एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या रूल्स हैं, 4 प्रकार के रूल्स होंगे। ठीक, उन चारों रूल्स के बारे में कुछ हम समझते हुए आगे चलेंगे। भाई बेसिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हमको आते होंगे, और एक्चुअली जब क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 बेसिक फंक्शंस हैं, उनके इंडिविजुअल हमको डिफरेंशिएशन आते हैं, तो या तो उन दोनों का जोड़ दिया होगा, एडिशन दिया होगा जिसको हमें कंबाइनली डिफरेंशिएट करना होगा, या उनके बीच का डिफरेंस दिया होगा, या उनका मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, या डिवीजन दिया होगा, या फिर ऐसा होगा कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा है, दूसरे के अंदर तीसरा है, और तीसरे के अंदर चौथा है, कुछ ऐसा। सो आप बोलेंगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल जो है वो एग्जैक्टली एक जैसा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल एग्जैक्टली एक जैसा है। रूल क्या है उस बात को समझते हैं। देखिए, आप बोलेंगे कि यदि y fx प्लस माइनस gx है, fx प्लस माइनस gx है, देन हम ये कहेंगे कि जो dy बाई dx होगा वो f डैश x प्लस माइनस g डैश x होगा। जो dy बाई dx है वो f डैश x प्लस माइनस g डैश x होगा। ठीक है, कि आपको क्या करना है, दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस के सेपरेटली जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अभी मैं आपको याद करवाऊंगा वो आपने याद किए हैं, दोनों के सेपरेटली डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लिखने हैं, और बीच में यदि प्लस का साइन था तो प्लस ही आएगा, माइनस का साइन होगा तो माइनस ही आएगा, प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बात को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, differentiation and integration both are separable over addition and subtraction. Differentiation and integration both are separable over addition and subtraction. मतलब जहां जहां प्लस माइनस साइन आएंगे, जहां जहां प्लस और माइनस साइन आएंगे, वहां वहां आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों को तोड़ सकते हो। जहां जहां प्लस माइनस साइन आएंगे वहां वहां आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को ही ब्रेक कर सकते हैं, दोनों को ही तोड़ सकते हैं। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर सेपरेबल ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जहां जहां प्लस माइनस साइन आया डिफरेंशिएशन को भी तोड़ा, इंडिविजुअल फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया, प्लस की जगह प्लस लिखा, माइनस की जगह माइनस लिख दिया। ठीक है, तो ये पहला रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो एग्जाम्पल्स के थ्रू एक एक करके इन्हें दोबारा समझाऊंगा तो आपको ज्यादा फील आएगी यार। फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, बहुत सिंपल है। आप बोलते हो यदि y जो है वो 2 इंडिपेंडेंट फंक्शंस fx और gx का मल्टीप्लिकेशन है। fx और gx 2 अलग अलग फंक्शन है, एक x sin x हो गया, एक x स्क्वायर हो गया, व्हाटएवर, अभी हम देखेंगे कैसे कैसे करना है। तो y जो है वो fx और gx दोनों का डिफरेंशिएशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। देन जो dy बाई dx होगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एक का डेरिवेटिव, दूसरा चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहेगा, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव और पहला चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहेगा। माइंडेड बच्चों, एक का डेरिवेटिव f डैश x और gx चुपचाप खड़ा है, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव g डैश x और पहला वाला चुपचाप
खड़ा है। यही अगर आपके तीन फंक्शंस आपस में इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई होते और y उनके तीनों के मल्टीप्लिकेशन से बनता, तो y को डिफरेंशिएट करने के लिए आप पहले का डेरिवेटिव लेते, बाकी दोनों एज इट इज, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेते, पहला और तीसरा एज इट इज, फिर तीसरे का डेरिवेटिव लेते, पहला और दूसरा एज इट इज। बात समझ में आ गई? तो एक का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज, प्लस अगले का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज, प्लस अगले का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज, एंड दिस साइकिल विल कीप ऑन गोइंग जब तक सारे के सारे इंडिविजुअल फंक्शंस का एक 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 बार डिफरेंशिएशन नहीं आ जाता। तो दो अगर टर्म्स हैं तो दोनों का एक एक करके डिफरेंशिएशन आएगा, आंसर में दो टर्म्स आएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है हमें? क्लियर है ना? राइट। सो दो फंक्शन के एडिशन के बारे में बात करो और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करो, डिफरेंशिएशन का हो या इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन का ये रूल है, एक का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेटिव तीसरा पहला एज इट इज। अब आप बात करेंगे फॉर डिवीजन की। अभी बस इसको ध्यान से सुनते जाइए, एक एक करके जब आएगा मौका आएगा तब ढंग से खेलेंगे, देखेंगे कैसे करना है इसको डिफरेंशिएट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो डिवीजन में क्या है, रूल याद रखना है, अगर y fx बाई जी एक्स करके आ रहा है, fx बाई जी एक्स करके आ रहा है, देन यानी y जो है न्यूमरेटर में कोई एक x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में कोई x का फंक्शन है। y इज कंपोज्ड ऑफ दीज टू थिंग्स। सो इफ y इज इक्वल टू fx बाई जी एक्स, देन dy बाई डी एक्स जो होगा, dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर जीत रहा है तो उसका डेरिवेटिव, यानी कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव f डैश x डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर एज इट इज। बात कुछ समझ में आई? अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे दिया हुआ है कि दो फंक्शंस, एक फंक्शन ऑफ x न्यूमरेटर में है, दूसरा फंक्शन ऑफ x डिनोमिनेटर में है, यानी दो इंडिविजुअल फंक्शंस के डिवीजन से अपने को y मिल रहा है, तो y को डिफरेंशिएट करते टाइम डिवीजन रूल या क्वेश्चन रूल पिक्चर में आएगा। इसी को क्वेश्चन रूल भी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन रूल जो है वो क्या कहता है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड न्यूमरेटर एज इट इज। बात समझ में आई? बस अभी रूल्स याद रखो, अभी बहुत ज्यादा फील तो तब आएगी जब मैं आपको इसके कुछ एक एक करके दोबारा से बताते हुए इसके एग्जाम्पल्स दूंगा। ठीक है, मान लेते हैं अगला रूल, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जा रहा है फॉर कंपोजिट फंक्शंस। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जा रहा है, सो कंपोजिट फंक्शंस आप इस्तेमाल करते हैं चेन रूल का। तो चेन रूल की जो नोटेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल नोटेशन जो है चेन रूल की, वो थोड़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड सी लगेगी, फेमिलियर सी नहीं लगेगी, तो इसीलिए उसको नोटेशन के रूप में नहीं पढ़ेंगे, टेक्निक के रूप में पढ़ेंगे कि चेन रूल में करना क्या है। चेन रूल में करना क्या है वो वक्त आने पे अभी थोड़ी देर में मैं ही आपको समझाऊंगा। ध्यान रहे, उसको हम नोटेशन के रूप में नहीं पढ़ रहे, हम टेक्निक के रूप में पढ़ रहे हैं। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, और ये लगेगा कब, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा जाए, दूसरे के अंदर तीसरा जाए, तीसरे के अंदर चौथा जाए। फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लगेगा कैसे, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, मगर y जो है फंक्शन उसके अंदर x ना जाके g जा रहा है, g के अंदर x ना जाके h जा रहा है, और h के अंदर x जा रहा है। कुछ ऐसा कि भाई x जो गया वो h में गया, मगर अब h जो है वो g में गया, मगर अब g जो है वो f में गया। ऐसी सूरत में क्या होगा, एक फंक्शन के अंदर दूसरा है, दूसरे के अंदर तीसरा है, तीसरे के अंदर चौथा है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो सबसे बाहर वाले फंक्शन से करना शुरू करते हैं। माइंड इट, चेन रूल में करना क्या है, स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड, स्टार्ट फ्रॉम आउटर फंक्शन। इसको एज अ टिप आप याद रख लीजिएगा, आपको शुरुआत कहां से करनी है, सबसे बाहर वाले से करनी है। करना क्या है, शुरुआत का मतलब क्या है सर, वो वक्त आने पे समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है अपने को बात समझ में आ गई कि भाई डिफरेंशिएशन में इंडिविजुअल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी मैं आपको याद करवाने वाला हूं। उसके बाद एक एक करके आपको रूल्स, दो फंक्शन के एडिशन, दो फंक्शन के सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उनके रूल्स के बारे में बात करनी है। तो वो रूल्स को अप्लाई करते करते आप अलग अलग प्रकार के कंपोजिट फंक्शंस के लिए, अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस के लिए भी डिफरेंशिएशन कर पाएंगे।
ठीक है ना, ये बहुत आसान है, इसमें दिक्कत जैसी कोई बात नहीं है। नोटेशन देख के घबराइएगा मत, मेरे शब्दों पे फोकस कीजिएगा कि यहाँ प्लस माइनस साइन है तो इंडिविजुअल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मल्टीप्लाई में होगा तो एक का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज। जब डिवीजन फॉर्म में होगा तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज। मुझे पता है अभी आपको याद नहीं होगा, एग्जाम्पल दूंगा तो खटक से याद हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना कि वीडियो को पॉज करके अभी इसको रिव्यू जरूर कर लेना। एंड अगर मैं कंपोजिट फंक्शंस के बारे में बात करना शुरू करूं, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, तो सबसे पहली लड़ाई सबसे बाहर वाले फंक्शन से होगी, सबसे पहला डिफरेंशिएशन सबसे बाहर वाले से होगा, और उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, धीरे 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 अंदर जाते जाएंगे। लेकिन कैसे करना है वो तो सभी का एग्जाम्पल लेकर ही समझ में आएगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको पॉज करके ध्यान रखने की कोशिश करें। ऑलराइट, मीनवाइल मैं आपको अब पहले जनरल फॉर्मूले बता देता हूं। जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं? तो देखो, आप ये बोल सकते हैं कि यहां y एज अ फंक्शन ऑफ x देंगे हम, ठीक है, और यहां पे उसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स या f डैश x देंगे। देख के समझ में तो आई गया कि y एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब है x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिफरेंशिएशन तो हमेशा y का x के रिस्पेक्ट में कहने का मतलब है कि डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के अनुसार ही होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पहला फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास कि यदि y जो हो वो x की पावर n हो, यदि y जो हो वो x की पावर n हो, तो आप उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो आप उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो सुनते हैं। देखिए, आप बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन के दौरान पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाती है। डिफरेंशिएशन के दौरान पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाती है। तो n मल्टीप्लाई में चला गया और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल्स देखना शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स। नंबर 1, यदि y जो है वो x स्क्वायर है, देन आप बोलेंगे dy बाई डी एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर पावर मल्टीप्लाई में चला गया, इसका आंसर क्या होगा? देखो, पावर मल्टीप्लाई में चला गया 2, पावर मल्टीप्लाई में चला गया 2 और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो गई 2 माइनस 1। पावर मल्टीप्लाई में चला गया और एक्चुअल पावर जो 2 थी वो 2 माइनस 1 हो गई, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हो? 2x। क्या लिख सकते हैं बेटा इसे? 2x। अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल आ सकता है कि सर ये d बाई डी एक्स कहाँ गया, ये d बाई डी एक्स कहाँ गया? ठीक है, मन में हो सकता है सवाल आ रहा हो। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा? प्लस माइनस 2। सर स्क्वायर रूट कहाँ गया? स्क्वायर रूट कहाँ गया? सर स्क्वायर रूट एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जब वो मैथमेटिकल ऑपरेटर 4 पे ऑपरेट हुआ, 4 पे अप्लाई हुआ, तभी तो जाके उसका आंसर प्लस माइनस 2 आया। जैसे 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, 8। सर पावर 3 कहाँ गई, क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जब ये अप्लाई हुआ, अप्लाई करने का मतलब क्या है? इसका मतलब था कि सर 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब ये मैथमेटिकल ऑपरेटर लग गया उसके बाद ही तो रिजल्ट 8 आया, वरना तो 2 इज इक्वल टू 8 थोड़ी होता है। अगर मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं लग रहा होता तो 2 इक्वल टू 8 ही तो गलत हो जाता, गलत मैथ हो जाती है ना। तो बेसिकली क्या है कि ये ऑपरेटर है, तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर भी एक्स स्क्वायर पे ये जब अप्लाई हुआ है डी बाई डी एक्स, तभी तो इसका आंसर 2x आया है, तभी इसका आंसर 2x आया है। बात कुछ कुछ समझ में आई कि ये ऑपरेटर है, जब अप्लाई हो गया तब जाके उसका जवाब ऐसे आया फॉर्मूले के मुताबिक। एक बार और देखते हैं भाई। आप ये बोल सकते हो कि यदि देखते जाओ, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बिल्कुल बिंदास देखते जाइए। अभी पेन से लिखना भी कुछ नहीं है, जब वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, तब करना। तो यहां देखो क्या है, अगर y जो है वो 1/x है, y इज 1/x, देन आप इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, क्या आप इसे लिख सकते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ 1/x। बिल्कुल लिख सकते हो यार। dy बाई डी एक्स कहने का मतलब क्या है कि सर y को डिफरेंशिएट करो x के हिसाब से, मगर y तो 1/x है, तो आपने इसे लिखा d बाई डी एक्स ऑफ 1/x।
क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स की पावर में कुछ, एक्स की पावर में कुछ। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं डी बाई डी एक्स, वन बाई एक्स का मतलब है एक्स की पावर -1। वन बाई एक्स का क्या मतलब है, वन बाई एक्स का मतलब है एक्स की पावर -1। तो डिफरेंशिएट करते टाइम क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में चली जाएगी और एक्चुअल पावर जो है, एक्चुअल पावर जो है वो एक और रिड्यूस हो जाएगी। पावर मल्टीप्लाई में चली जाएगी और एक्चुअल पावर एक और रिड्यूस हो जाएगी। तो ये -1 आया और x की पावर -1, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं -1 और x की पावर -2, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं -1/x²। क्या लिख सकते हैं बेटा, -1/x²। ये फिजिक्स में कई बार इस्तेमाल होने वाला है, कई बार इस्तेमाल होने वाला है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है, -1/x। मैं इस पर स्टार मार्क लगा दूं, याद रखना है इसको, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट। -1/x का डिफरेंशिएशन क्या है, -1/x²। इसको आप याद रख सकते हैं, बाकी सबके लिए तो चीजें समझ में आ ही रही होंगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि y इक्वल टू एक्स है, देन आप ये बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स जो होगा, dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है बेटा, x। dy बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है, x। ठीक है, सो गलत इंटरप्रिटेशन क्या होता है, लोग सोचते हैं कि देखो ना यार, dx से dx उड़ा डाला, ऊपर भी dx नीचे भी dx, dx से dx उड़ा डाला, आंसर कितना आया, 1। आंसर ठीक है 1 ही आने वाला है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलें कि भाई dx से dx उड़ा डाला। ठीक है, कहना क्या चाहिए अपने को, d बाई डी एक्स ऑफ, इसे आप कह सकते हैं x की पावर 1। तो फॉर्मूले के मुताबिक पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाएगी। फॉर्मूले के मुताबिक पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, यानी आप इसे लिख सकते हैं 1 x की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 बेटा 1 ही होती है, किसी भी चीज की पावर 0 1 ही होती है। सो 1 इंटू 1 क्या निकल कर आ गया, 1। 1 इंटू 1 क्या निकल कर आ गया, 1। लोग क्या करते हैं, dx से dx उड़ाया, आंसर 1 आ गया। तुमको ये काम नहीं करना, तुमको पता होना चाहिए कि देखिए फॉर्मूला जो है हमने वो पहले वाला लगा रखा है, फॉर्मूला जो है वो पहले वाला लगाया है। क्लियर है मामला। कुछ और एग्जांपल्स देखें, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी जिनमें और एक्चुअल पावर रिड्यूस हो जाएगी। जैसे आप बोल सकते हैं यदि y इक्वल टू रूट एक्स है, देन इसको भी याद रखना है यार, इसको भी याद रखना है, ये भी फिजिक्स में कई बार देखने को मिलेगा आपको, रिमेंबर इट। ठीक है, इस एग्जाम्पल को भी याद रखना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। कैसे आएगा देखो, आप बोलेंगे dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। क्या आप इसे लिख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2, रूट का मतलब क्या है, x की पावर 1/2। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, पावर मल्टीप्लाई में चली जाएगी और एक्चुअल पावर जो थी, एक्चुअल पावर जो थी वो एक रिड्यूस हो जाएगी, एक्चुअल पावर जो थी वो एक रिड्यूस हो जाएगी। सो आप इसे लिखेंगे हाफ एंड इट इज x की पावर हाफ -1, यानी -1/2। -1/2 मतलब डिनोमिनेटर में आके पावर 1/2, या इसी को क्या बोल देंगे 1 बाय ये वाला 2 एंड दैट विल बी रूट एक्स। डिनोमिनेटर में पावर हाफ होने का मतलब है डिनोमिनेटर में आके रूट लगना, डिनोमिनेटर में पावर हाफ होने का मतलब, पावर हाफ का मतलब क्या है, रूट ही तो है ना, स्क्वायर रूट। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर है मामला। तो मुझे लगता है कि अभी तक पहला जो फॉर्मूला है इसमें हम सब लोग कंफर्टेबल होंगे। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलूंगा दूसरे फॉर्मूले की तरफ। तो अगला जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो अगला फॉर्मूला है भाई, यहां ना x की पावर में कुछ जा रहा था, अब क्या होगा, किसी चीज की किसी नंबर की पावर में x जाएगा, यानी a की पावर x, इसका जो a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो है a की पावर x log a टू द बेस e, या इसी को आप बोलते हो और a की पावर x ln a का मतलब होता है नेचुरल लॉग a, नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग फंक्शन का बेस जो है ना वो पावर e, जो बेस है वो बेस e का हो। ठीक है, नाउ द वे पाई इज मैथमेटिकल नंबर वी ऑलरेडी नो, है ना, पाई भी एक नंबर है,
ठीक है, हमें उसकी वैल्यू पता होती है। सिमिलरली ई भी क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर है, हमें उसकी वैल्यू पता होती है 2.73 समथिंग। सो व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड एंड व्हेनेवर इट विल बी रिक्वायर्ड आई विल बी टेलिंग यू, मैं आपको बताऊंगा कि उसका इस्तेमाल कहाँ करना है। लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान ये बात रखनी है कि भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होने वाले लॉगैरिथम हमेशा नेचुरल लॉग होते हैं। क्या बोला मैंने? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होने वाले लॉगैरिथम हमेशा नेचुरल लॉग होते हैं। ठीक है, सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ए की पावर एक्स लॉग ए होता है टू द बेस ई। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर सकते हैं, अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करें तो आप ये देखेंगे कि यदि y जो है वो 2 की पावर x है, देन आप बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर x, a की पावर x का a की पावर x तो होता ही है, साथ में ln2 भी होता है, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं और 2 की पावर x log 2 टू द बेस e, 2 की पावर x log 2 टू द बेस e। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, देखिए, ताकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की कुछ और प्रॉपर्टीज से हम वाकिफ हो पाए। यदि आपको कहा गया कि y जो है वो 5x क्यूब है, देन यदि आप dy बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे तो आप इसे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब, d बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी चीज कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह काम कर रही होगी, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है जैसे यहां पर, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों से ही बाहर खिसक जाते हैं। यानी यहां जो 5 है, बेसिकली डिफरेंशिएशन में आप क्या देख रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में परिवर्तन आना डिनोमिनेटर के हिसाब से, यही तो आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आप देख पाएंगे कि यार ये 5 जो है ये चुपचाप बाहर आ जाएगा, 5 चुपचाप बाहर आ जाएगा, राइट, 5 चुपचाप बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अंदर क्या बचेगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यार? पावर मल्टीप्लाई चली जाएगी, यानी 3 मल्टीप्लाई में आ गया और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो गई, यानी 3 माइनस 1 हो गया। इसी को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3x स्क्वायर, यानी कि यू कैन राइट इट एज 15x स्क्वायर। तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 हो जाएगा, 5 इंटू 3, और x की पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, यानी इट विल बी 15x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? इजी है डिफरेंशिएशन करना, पहले वाला रूल लग गया इसमें, पहले वाला रूल x की पावर में कुछ जा रहा था, और अब की बार जो पढ़ाया फ्रेश रूल वो क्या है, किसी चीज की पावर में x जा रही है, किसी चीज की पावर में x जा रही है। बात समझ में आ गई? कुछ कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं। भाई ध्यान क्या रखना है, यहां फिर से मन में डाउट उठना नहीं चाहिए कि सर ये d बाई डी एक्स कहां गया, दैट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। जब वो ऑपरेट हुआ तभी जाके तो हमारा x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर निकल कर आया। बात समझ में आ गई है ना? चलो कुछ और देखते हैं। मान लीजिए आप यहां बोलें यदि y इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2, 2 की पावर x प्लस 2, तो हालांकि इसे तो आपको मैं चेन रूल से डिफरेंशिएट करना आगे बताऊंगा भी, लेकिन हैविंग दी लिमिटेड नॉलेज अभी जो हमें आता है उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, देन dy बाई डी एक्स, जरा ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स विल बी d बाई डी एक्स ऑफ, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 2, तभी तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड करते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब ये 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 जो है वो चुपचाप आ जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x। सो दैट कैन बी रिटन एज 4 एंड d बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x क्या हो जाएगा यार? 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x होगा, मगर साथ में ln2 भी देखने को मिलेगा। या फिर यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, ये 4 को आप फिर से क्या लिख सकते हो, 4 को, भाई आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस 4 को इवेंचुअली इस 4 को इवेंचुअली आप फिर से क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर x, तो फिर से क्या हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 2, 2 की पावर x प्लस 2, और साथ में क्या नजर आएगा ln2, ln2 बोलिए या log 2 टू द बेस e बोलिए, बात एक ही है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा देखो एक और एग्जाम्पल हमने ध्यान से ऑब्जर्व किया। सो टिल नाउ वी लैंडेड अप टू दी टू प्रॉपर्टीज, टू बेसिक प्रॉपर्टीज। एक बार x की पावर में कुछ जा रहा है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगी, तो आप कहेंगे कि ये रेयर है थोड़ा सा,
रेयर है, ठीक है, ऊपर वाला काफी ज्यादा कॉमन है। आइए बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी, e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। भाई आपने कहा ये a की पावर x, तो a की जगह तो कुछ भी हो सकता है, a की जगह पाए भी हो सकता है, द सिमिलर वे a की जगह e भी हो सकता है। और रूल के मुताबिक e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ln e होना चाहिए, या e की पावर x log e टू द बेस e होना चाहिए, मगर ये इवेंचुअली e की पावर x ही होगा, क्योंकि log फंक्शन की प्रॉपर्टी लॉगरिथम मैं आपको काफी इसी में आगे चल के पढ़ाने वाला हूं, इसी वन शॉट में देखने को मिलेगा। पर ध्यान क्या रखना है कि log e टू द बेस e, log e टू द बेस e, ऑलराइट, ये ध्यान रखना है अपने को। तो हम क्या बोल सकते हैं कि log के फंक्शन में, log फंक्शन में जब जब log की प्रॉपर्टी होती है कि log फंक्शन के अंदर जब जब बेस और log के अंदर जो जा रही है वैल्यू, यानी कि जैसे आप डोमेन वैल्यू भी कहते हैं, log फंक्शन का बेस और log के अंदर जाने वाली वैल्यू जब जब सेम निकल कर आएगी, जब जब सेम निकल कर आएगी, ये बी सेम होगा, तब तक इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, तब तक इसका जवाब 1 होगा। ऐसा क्यों होगा, ये जब मैं अभी थोड़ी देर में आपको लॉगरिथम पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा तब ये चीज बिल्कुल कमांड में आ जाएगी। तब तक के लिए याद रखिए कि log फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि log के अंदर जाने वाली वैल्यू और log का बेस जब जब सेम होंगे तब तब उसका आउटपुट कितना आएगा, 1 निकल कर आएगा, ठीक है। सो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ln e ऊपर वाले रूल के हिसाब से होना चाहिए, या e की पावर x log e टू द बेस e, मगर log e टू द बेस e 1 होगा, तो इसका मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। लेकिन सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, इसका मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन अगर e की पावर x है तो उस e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होना चाहिए। बात समझ में आई? तो याद क्या रखना है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। क्लियर है मामला? चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, उससे पहले बेसिक बातें और कर लेते हैं। कांस्टेंट कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट c, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर कांस्टेंट का मतलब है उसमें परिवर्तन ही नहीं आ रहा, और आप उसी का परिवर्तन पूछ रहे हो। कांस्टेंट का मतलब है उसमें कांस्टेंट इज समथिंग व्हिच इज नॉट चेंजिंग, राइट? और आप क्या कह रहे हैं कि उसी की वैल्यू में बताइए कितना चेंज आया, क्योंकि न्यूमरेटर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर यही तो होता है डिफरेंशिएशन का मतलब, है ना? तो उस हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं कि ये निकल कर आएगा 0। कितना निकल कर आ जाएगा? 0 निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर है? बात नंबर 5 तो भाई x की पावर n देखा, किसी चीज की पावर में x देखा, e की पावर में x देखा, और कांस्टेंट के बारे में बात हो गई। बात नंबर 5, log x टू द बेस e, या जिसको आप बोल सकते हैं ln x। मैंने बोला भी था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होने वाले लॉगरिथम हमेशा नेचुरल लॉग देखने को मिलेंगे आपको अभी। सो आप क्या बोल सकते हैं, log x या ln x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी कि क्या आप ये कहना चाहते हो कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा? जी हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। ये हमारे अगले पड़ाव, अगले फेज यानी कि इंटीग्रेशन वाले पार्ट में हम देखने और सीखने वाले हैं। बात क्लियर है? बात समझ में आई? सो दीज आर द बेसिक 5 फॉर्मूला। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स पढ़ते टाइम अक्सर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का मौका हमें कई बार मिलेगा। अक्सर वो सवाल हमारी आंखों के सामने होंगे, तो कुछ फॉर्मूले और याद करते हैं। तो आप बोलेंगे y एज अ फंक्शन ऑफ x, अभी भी हम यहां लिख रहे हैं, और सामने हम dy/dx या f' लिखते चले जाएंगे। एंड द 5 फॉर्मूला और ऑलरेडी डन। अब हम बात करते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है? और इसके अलावा भी कई फॉर्मूले होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं, पर वो हमें मेजरली नहीं जानने हैं, हमें केवल इनके बारे में बात करनी है, ठीक है? तो शुरू करें। देखो sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है, याद रखना है अपने को। cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस sin x होता है। sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। tan x का sec स्क्वायर x या secant स्क्वायर x जिसको आप बोलते हैं, एंड sec x tan x, sec x tan x।
कॉट एक्स का माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमें अभी के अभी याद होने चाहिए। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कॉट एक्स का माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स एंड कोसेक एक्स का माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स। ऑलराइट, ध्यान रखने वाली बात क्या है, फिर से देखो, फिर से हम क्या देख सकते हैं जो भी सी फैमिली है, सी फैमिली है, सी फैमिली जो सी से शुरू हो रही है, ठीक है, सी फैमिली ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज हैविंग नेगेटिव डेरिवेटिव्स। कॉस देखो सी से शुरू हुआ, नेगेटिव डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, याद रख सकते हो भाई। कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स का क्या होगा, माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स। सो सी फैमिली इज हैविंग नेगेटिव डेरिवेटिव्स, नेगेटिव डेरिवेटिव्स। सी फैमिली जो है उनके डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ऑलराइट, तो चलो फटाफट से कर लो इसको याद अभी के अभी, और उसके बाद लेकर चलते हैं आपको रूल्स के साथ अलग अलग प्रकार के डिफरेंशिएशन की तरफ। फटाफट से लर्न कीजिए इसे अभी, वीडियो को पॉज करो, याद कर लो, फिर आगे चलते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि एज पर माय सजेशन एंड इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर ली होगी, फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है और जो मैंने आपको बताया भी है उसको आप फॉलो करके वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर्ली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जब ये मिल ही चुका होगा तो आपको सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी अपने लाइक वीडियो को पॉज करके भी आप बीच में रिवाइंड करके कर सकते हो अगर दोबारा देखना चाहते हो, या फिर जो नोट्स में है उसमें से आप सारे एग्जाम्पल्स को अपने हाथों से एक बार सॉल्व कर सकते हैं। कमांड आ जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से, और उसके बाद हम आएंगे एक एक करके डिफरेंट रूल्स पर। एंड आई होप यू रिमेंबर कि मैंने आपको 4 अलग अलग रूल्स बताए हैं, ठीक है। या एंड द जनरल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट, तो जनरल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर डिवीजन एंड फॉर कंपोजिट फंक्शंस। ऑलराइट, तो यही है डिफरेंट रूल्स हमारे पास। इसके बाद हम शुरू कर लेंगे हमें हमारे डिफरेंट रूल्स पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स को।